नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नई क्लास के साथ और शुरुआत करते हैं नई क्लास में कि किस प्रकार हम प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, आज जो हमें पढ़ना है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक जैसे हम बोलते हैं तालाब या जोहड़ की तरह। तो क्या रहा होगा ये? तो कल हमने छोड़ा था कि हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण हम देखेंगे। तो देखिए, कच्छ गुजरात का एक ज़िला है कच्छ। कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। नगर का नाम है धोलावीरा, जो एक बड़े नगरों में आता है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर हड़प्पा काल में अभिलेखों को संभवतः किस में जड़ा गया? लकड़ी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबाती खाड़ी, तो सीधा प्रश्न हो गया, खंबाती खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। पीछे पता कच्छ, तो कच्छ की भी खाड़ी है गुजरात में, और खंबाती खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी यानी साबरमती नदी कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी उपनदी किनारे बसा लोथल, कौन सा गांव बताया है? ये देखो लोथल, आप पीछे पढ़ के आए थे। लोथल एक नगर है। तो सीधा प्रश्न बनता है, लोथल नगर है वो कहाँ पर है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों के महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिले हैं। मुहरबंदी क्या है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, मुहरबंदी बोलते हैं इसको। तो लोथल क्या है? देखो यहाँ दिखाया गया एक बंदरगाह था। अगर हमें पूछ लिया जाए लोथल है, बंदरगाह है, एक बड़ा नगर है, या राजस्थान में स्थित है, कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, किसी प्रकार से वह प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें तैयार रहना है इसके लिए। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। देखो अब तालाब मैंने आपको दिखाया था, यह तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः माल उतारा या चढ़ाया जाता था। ये देखो नीचे पूरा आपको तालाब दिखाया गया है। ये तालाब, इसके अंदर यहाँ जैसे नौकाएँ आ जाती और यहाँ उतर के आगे चलती, इस प्रकार से। तो आगे देखते हैं कि लोथल में और क्या क्या रहा होगा। यहाँ क्या है? एक इमारत मिली है। लोथल में और क्या मिला है? एक इमारत मिली है। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। तो सीधा प्रश्न आ गया, मनके बनाने का काम कहाँ होता था? संभवतः लोथल में। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने उपकरण तैयार भी, मनके भी यहाँ मिलते हैं। मुद्रा या मुहर एक ही बात है। मुद्रांकन या मुहरबंदी, मुहरबंदी आपने देखा है, कोई चाप है ये लिमिटी से लगी, मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज की मुहर का प्रयोग होता है आज भी मुहर का प्रयोग। पता लगाओ मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, कोई दुकान को सील करना है, कोई कुछ और करना है, उसके ऊपर रेड कलर की जैसे ठप्पा लगाया जाता है उसके ऊपर, फिर ये सब सील किया जाता है। उसको हम बोलते हैं कि सील के, वो सील इंग्लिश का वर्ड, उसमें क्या है? मुहर बोलते हैं उसको हिंदी में। तो मुहर ही है आज के टाइम में। अब सभ्यता के अंत का रहस्य, कैसे कोई सभ्यता अंत हुई होगी उसका, जैसे हड़प्पा सभ्यता है मोहदो, ये कैसे अंत हुआ होगा, कैसे रही होगी, इसके बारे में हम देख रहे हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहरों, बांटों
का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा नगर घर बनाए जाने लगे। यानी झुग्गीनुमा उस टाइम भी शुरुआत हो गई थी। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ वालों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, कुछ क्या कह रहे हैं नदियाँ सूख गई इसलिए गए होंगे। अन्य कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कुछ भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कुछ लोग दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्ती में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों में विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ लेंगे। नीचे देखो कुछ दिखाया गया 69 में एटलस में मिस्र को ढूंढो। जैसे पीछे आपने कुछ और देखे थे, अब आया है मिस्र। मिस्र क्या है, देश है, उसको ढूंढना है। तो नील नदी है वो मिस्र के साथ जुड़ी हुई है। किस देश में, मिस्र नदी। आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। भाई नील नदी के आसपास जैसे अपने गंगा नदी है ना, भारत के अंदर गंगा नदी है। राजस्थान में करें तो बनास नदी है, लूनी नदी है, तो काफ़ी नदियाँ हैं। उनके अगर हम जिक्र करें तो इनको देखते हो आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इनके आसपास में अधिकांश इसके अलावा क्या है, अधिकांश रेगिस्तान है। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, जैसे मम्मी बोलते हैं तो पिरामिड और मम्मी है, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, मिस्र के। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उनको पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित। ये भी प्रश्न आ गया, पिरामिड क्या काम आते थे, तो राजाओं के शवों को दफनाया जाता था। आगे क्या कह रहा है, इन शवों को अब जो ये शव थे इनको क्या कहते हैं, मम्मी। अभी आपने बात की ये शव यानी मम्मी और पिरामिड ये कहाँ में पाए गए, मिस्र में। और जो शव यहाँ दफनाए गए उनको क्या कहा गया, मम्मी कहा गया है। उनके शवों के साथ उनके अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय पदार्थ, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? विचार कीजिए। आगे लिखा है कि कल्पना करो किस बात की, कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे, मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो ये विचार करना है कि वहाँ उस टाइम क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, इस प्रकार की बातें आपको करनी है। तो आज लेसन पूरा हो गया, इसको देखते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग। अब कपड़ा मैंने आपको बताया था शुरू में, अगर आपको कोई ऐसा कोई छोटी चीज़ मिली, कपड़े का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, तो हम पता लगाते हैं कि यहाँ कपड़ा रहा होगा। यहाँ सूती कपड़े से ये पता लगाते हैं कि सूती वस्त्र भी यहाँ इंपॉर्टेंट हुए होंगे और उससे कताई मिलें भी यहाँ रही होंगी। तो वहाँ वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत था। अब ये है कि ये अपन चीज़ पढ़ी थी कि तांबा कहाँ से मिला, राजस्थान से मिला, सोना कहाँ से मिला, कर्नाटक से मिला, टिन कहाँ से आया, अफगानिस्तान से आया, गुजरात से बहुमूल्य पत्थर आए। तो ये सारी चीज़ें आपने ये चीज़ें याद होनी चाहिए अपने को, एक टाइम आप इनका मिलान कर पाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातु में लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण थे, तो हर चीज़ के लिए पहिया तो इम्पोर्टेंट था। साथ में नीचे उपयोगी शब्द हैं, इनमें देख नगर, नगर, दुर्गशास्त्र, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, ये वहाँ थे। कुछ और ब्रैकेट में दिया गया है, नीचे तिथियाँ दी गई है, ये तिथियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। मेरगढ़ में कपास की खेती लगभग कितने साल पहले, कपास की खेती कितने साल पहले हुई, तो 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कितने साल पहले हुआ, 47 साल ये पहले शुरू कर चुके हैं। नगरों के अंत की शुरुआत 39 साल पहले। नगरों का विकास 25 साल पहले। चारों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको चारों के चारों प्रश्न आपको याद करने हैं। तो आज के लिए लेसन अपना कंप्लीट हुआ। इसमें रीड की तैयारी करने वाले और RSIS की तैयारी करने वाले, इसके अलावा जो छठी क्लास के बच्चे हैं अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रश्न निकले हैं वो इनको पढ़ें, अपने नोटबुक में नोट करें और लिखें।
क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग में भी सुधार होता है छोटे बच्चों की, और साथ में आपको याद भी जल्दी होता है। तो मेरा वीडियो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।